तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर होंगे। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर जो ज्ञान बिंदु वाले सर का बुक निकला है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, उस बुक को हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा रहे हैं। और हमने यह टारगेट किया है कि जो बिहार पुलिस का परीक्षा स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, उससे पहले इस बुक को खत्म करवा देंगे। और हम रोज एक सेट इसका करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 को, क्योंकि सेट नंबर 2 तक पिछले वीडियो में हम डिस्कशन करवा चुके हैं। और ये जो सेट नंबर 3 है आपका 2014 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 19/10/2014 को, ये उसी का प्रश्न है। और इसमें इतना ज़बरदस्त डिस्कशन करवाया है कि मतलब आप वीडियो को जब फुल वॉच कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें डिस्कशन में दम है। तो आप अगर इस बुक को पूरा करके जाते हैं एग्जाम में तो आप अपना रिजल्ट निश्चित करके आइएगा, आप अपना रिजल्ट लेकर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन कौन सा है इसमें? वह है आपके लड़का, नगर और कार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे में लड़का है, लड़की है तो कोई व्यक्ति हो गया, घर है, टेबल है, कोई स्थान हो गया, ठीक है। टेबल कोई वस्तु हो गया, घोड़ा कोई जानवर हो गया, ठीक है। तो इत्यादि को हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा 5 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जैसे में गंगा, पटना, गाय, घोड़ा, टेबल, कुर्सी, राम, राधा इत्यादि, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिससे पूरे जाति का बोध हो, ठीक है, जिससे पूरे जाति का बोध है। जैसे नदी, तो नदी में ये नहीं कह रहा है कि गंगा नदी, नदी कहने का अर्थ ये कि पूरे नदी जाति का ये बात कह रहा है। तो नदी, सड़क, नगर, मनुष्य, यानी मनुष्य में सभी मनुष्य को बोल रहा है, तो मनुष्य जाति का बात कर रहा है। फूल में सभी फूलों का बात है, यानी फूलों की जाति का बात कर रहा है। यानी जिसमें पूरे जाति का बोध है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 3 नंबर पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस शब्द से भाव संबंधी बातों का पता चलता हो, उस जैसे में क्रोध हो, बुढ़ापा हो, बचपन हो, प्रेम हो, तो मतलब उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, तो देखिए, जिस शब्द से पूरे समूह का पता चले, जैसे मेला, मेला एक समूह हो गया ना, मतलब लोग ज़्यादा इकट्ठा होंगे, एक समूह रहेगा। सभा, गुच्छा, दर्जन, सैकड़ा, यानी जिस शब्द से पूरे समूह का पता चले उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पानी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब पदार्थ हैं या द्रव्य है, ठीक है। तो आपका ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प व्यंजन का उच्चारण स्थल है, यानी जो प हम वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थल क्या है? तो वह होता है आपका ओष्ठ। यानी जब आप प शब्द को बोलेंगे तो आपका ओष्ठ देखिएगा सटेगा, प जब बोलेंगे तो प व्यंजन का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, यानी ओठ, ठीक है। अब कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हम देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि वर्ण, यानी जो क ख ग अंग है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। यानी जब क ख ग आप बोलेंगे तो कंठ से इसका उच्चारण होगा। जब आप वहीं च छ ज छ बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। ट ठ ड ढ न का मूर्धा, त थ द ध न का दंत, यानी दांत से होगा। जब भी आप त थ द ध न बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वह जाकर दांत को टच करेगा, ठीक है। और है प फ ब भ म, तब प फ ब भ म जो म है ये ओष्ठ से कनेक्ट होता है, यानी ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। जब भी आप प फ ब भ म बोलेंगे तो उसमें आपका ओष्ठ जो है सटेगा दोनों एक दूसरे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य। माधुर्य जो है ये सही संज्ञा शब्द है। 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही उत्तर है। अब आइए इसके पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट्स में दिया गया है कि भाववाचक संज्ञा, जो माधुर्य है ये भाववाचक संज्ञा है
और अन्य विकल्प जो है ईमानदार, कुटिल, स्वस्थ और विशेषण, ये मतलब दूसरी संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द है आपका माधुर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जो ए विकल्प है यानी माधुर्य है, ये भाववाचक संज्ञा है। जैसा कि आप देख सकते हैं माधुर्य जो है भाववाचक संज्ञा है, और अन्य जो विकल्प है ईमानदार है, कुटिल है तथा स्वस्थ है, ये विशेषण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन कौन सा है? जैसे में बुढ़ापा, बचपन, ईमानदारी, कुटिलता, मधुरता, मिठास, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता, लड़कपन, नारीत्व, अपनत्व, ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी को। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, उनको संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को जान लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पहले पॉइंट से कि जो संस्कृत व्याकरण है उनके पिता पाणिनि को कहा जाता है, और पाणिनि संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है पतंजलि। जो पतंजलि हैं ये प्राचीन भारत के एक मुनि थे, और इन्होंने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। और पतंजलि ने निम्न ग्रंथ लिखे थे, यानी और कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे इसको जान लीजिए। जैसे में पतंजलि ने योग्य सूत्र लिखा था, आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा है, अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा है पतंजलि ने। ठीक है, अब देखते हैं हम कालिदास को। तो देखिए जो कालिदास हैं ये संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, ये कालिदास की रचना है। अब है तुलसीदास। तो देखिए भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। जो तुलसीदास हैं ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे, और इनकी जो रचना है तुलसीदास की वह है सर्वप्रथम रामचरितमानस, उसके बाद है कवितावली, उसके बाद गीतावली, उसके बाद है विनय पत्रिका आदि। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो ईर्ष्या का आपका सही वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, दीर्घई प्लस र हलंत प्लस स हलंत प्लस य हलंत प्लस आ। ठीक है, ये आपका ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपीस और सचिंद्र शब्दों को सही संधि विच्छेद है। ठीक है, कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके कपि प्लस ईस और सची प्लस इंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं कि कपि प्लस दीर्घई वाला इस यहाँ पर दिया गया है, और सची प्लस इंद्र में जो है हर्षई वाला ई आया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भाई इसको कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कपि प्लस इस कपीस, यानी जब हर्षई प्लस दीर्घई मिलता है तो दीर्घई का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपि में पी जो है इसमें हर्षई लगा है, और यहाँ पर इस जो है इसमें दीर्घई है, तो जब हर्षई और दीर्घई मिलेगा तो दीर्घई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सचिंद्र। सचिंद्र में जो है सची में लगा है, जो ची है उसमें लगा है दीर्घई, और उसमें जो इंद्र है उसमें है हर्षई, तो हर्षई और दीर्घई मिलकर क्या बनता है? तो दीर्घई बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कपीस और सचिंद्र स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि शब्द के मतलब उपसर्ग के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो जो उपसर्ग है आपको बता दें कि हमेशा शब्द के शुरुआत में ही जुड़ता है। ठीक है, कभी भी आपको जो
उपसर्ग है ये शब्द के अंत में नहीं जुड़ेगा, शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय। ठीक है, अब आइए इसके कुछ मतलब जो पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। इसमें दिया गया है कि उपसर्ग की विशेषता, जो उपसर्ग की विशेषता है वह यह है कि ये शब्द जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं यानी शुरू में जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और इनसे नया शब्द निर्मित होता है उपसर्ग से। जैसे में प्रत्यय जो है, और प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है ये जुड़ता है पहले। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वकालिक क्रिया का आपका उदाहरण है पिताजी जो है चाय पीकर दफ्तर चले गए। ये जो आपका दिया गया है वाक्य, इसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो तो उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में पुजारी जी नहाकर पूजा की। ठीक है, चोर सामान चुराकर भाग गया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उसका उत्तर दिया। 4 नंबर है वह खाकर सो गया, यानी पूर्व की ये बातें कर रहा है, पूर्व काल की। ठीक है, ये बीते हुए बातों कह रहा है, इसलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया के समूह में रखेंगे। ठीक है, अब इसके और भी महत्वपूर्ण पॉइंट से उसको भी जान लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि उपयुक्त सभी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, एक क्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया की गई है, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी से है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए, कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका इसमें 9 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं दिया गया है नेक्स्ट टाइम वी, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल कीप। यहाँ पर विल कीप आएगा, जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पर विल कीप हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, और आपके सेंटेंस हैं दे डिड और खाली स्थान ड्यूटी। तो आपका इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो आएगा आपका देयर। ठीक है, दे डिड देयर ड्यूटी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है एनफ मनी आई वुड बाई ऑल दीज बुक्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर हैड, यानी यहाँ पर जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ पर हैड आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस आपके कौन सा है? तो करेक्ट सेंटेंस है आपके माई बुक इज़ हियर वेयर इज़ योर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, और आपका सेंटेंस है द सन डैश इन द ईस्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राइजेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज कम एक्रॉस मीन्स, और आपके आंसर होगा टू मीट और फाइंड बाई चांस, यानी आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमॉस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो देखिए, हमारा मूल जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किए थे वह थे मनु। जो मनु थे, मनु व्यक्ति, इनका मनु नाम था, तो इन्होंने वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब आइए इसके हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं अच्छे से। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हैं और अच्छे से डिस्कशन को समझ लेते हैं तो आपका तो परीक्षा छूटने वाला नहीं है, मतलब आप परीक्षा को रिजल्ट लेकर आइएगा परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के पहला पॉइंट्स को देखते हैं, कितना ज़बरदस्त इसमें पॉइंट दिया गया है। तो देखिए, कह रहा है कि मनु का धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। यह हिंदू समाज और सभ्यता के लोक मान्य स्वरूप को प्रकट करता है। इस स्मृति की मूल रचना मौर्योत्तर युग में शुंग काल में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यवर्त का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में चारों वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चारों वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है महर्षि विश्वामित्र। तो देखिए जो महर्षि विश्वामित्र थे ये विश्वामित्र पुरुषवंशी महाराज गाधी के पुत्र थे। महर्षि विश्वामित्र किसके पुत्र थे? महाराज पुरुषवंशी महाराज गाधी के पुत्र थे। ठीक है, और इनका जो संबंध है रामायण काल से था, यानी त्रेता युग से था, और इन्होंने ही ऋग्वेद के 3 मंडल और 62 सूक्त की रचना की थी। वे धनुर्विद्या में पारंगत थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए जो महर्षि वाल्मीकि है ये संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। तो रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, और महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र हैं वरुण के। ठीक है, और अरुण इनके पिता थे। महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण इनके पिता थे। किसके? वाल्मीकि जी के। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषि वशिष्ठ। तो आइए ऋषि वशिष्ठ के बारे में जान लेते हैं। तो कह रहा है कि जो ऋषि वशिष्ठ हैं ये वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वे एक सप्त ऋषि थे और वह राम के गुरु और राजा दशरथ के राजकुल के गुरु भी थे। वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र तथा प्रजापतियों में से एक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषि वशिष्ठ की रचनाएं योग वशिष्ठ, रामायण, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ पुराण, धनुर्वेद इत्यादि है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्होंने कामधेनु तथा सप्तऋषि लेख भी लिखा है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी है? तो ये जो मिट्टी है जो रेगुर मृदा के नाम से यानी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है तो वह है ये काली मिट्टी, यानी हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को या पॉइंट्स को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि काली या रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो देखिए काली या रेगुर मृदा इस मृदा का विस्तार या निर्माण, इस मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थों यानी बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है दरारी उद्भेदन के निकलने से जो लावा निकलता है, लावा पदार्थों का यानी जो बेसाल्ट चट्टान, उसके विखंडन से हुआ है। इसमें ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा के टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव तत्वों की मात्रा कम होती है तथा पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में यानी काली मिट्टी की बात कर रहा है, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है जिसके कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है यानी मिट्टी है। यह मृदा देश की सकल मृदाओं का 15% है। इसका सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यह गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह मिट्टी यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तो आपसे पूछता है प्रश्न कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। तो यह मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है एवं विख्यात है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती करने के लिए भी अनुकूल है। नेक्स्ट पॉइंट है इस मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को केरल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, करेल की उत्तर प्रदेश में जो इस मिट्टी को यानी काली मिट्टी को करेल मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। जिससे हम लोग बिहार में देखते होंगे कहते हैं करैल मिट्टी, तो करैल मिट्टी को ही करेल कहा जाता है और करेल मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है जिसे रेगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों लाल मिट्टी किसे कहते हैं? तो देखिए इस मृदा का यानी जो लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी का
जो विकास है ये दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट तथा नीस पाई जाती है। लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारत की यानी लाल मिट्टी के बारे में कह रहा है। जो भी इसमें पॉइंट आएगा अब लाल मिट्टी के बारे में आएगा। यह भारत की दूसरी प्रमुख मृदा है। यह मृदा देश की सकल मृदाओं का 18.5% है। जो काली मृदा थी वह थी देश की सकल मृदाओं का 15%, और जो ये लाल मिट्टी है ये देश की मृदाओं का यानी मिट्टियों का 18.5% है इसका। ठीक है, यह दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस मृदा में यानी इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, यह स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मिट्टी ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए उपयोगी है, जबकि निम्न भूमियों पर इसमें चावल, रागी, तंबाकू तथा सब्जियों आदि की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैटराइट मिट्टी। तो देखिए लैटराइट मिट्टी जो है, तो लैटराइट एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटर का अर्थ है ईंट। ठीक है, और लेटर से ही बना है लैटराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी का जो विकास है यानी लैटराइट मिट्टी का जो विकास है ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ठीक है, वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, जो लैटराइट मिट्टी है यह साधारणतः कम से कम मतलब लाल भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मृदा यानी यह मिट्टी देश की सकल मृदाओं का 3.70% है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये लैटराइट मिट्टी है यह देश की सकल मृदाओं का 3.70% है। नेक्स्ट है, यह मृदा यानी लैटराइट मृदा पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्रों, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजमहल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, असम तथा मेघालय के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी के यानी लैटराइट मिट्टी के बारे में कह रहा है। लैटराइट मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट मिट्टी जो है वह है मरुस्थलीय रेगिस्तानी मृदा यानी डिजर्ट सॉइल। तो देखिए इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विकास अत्यधिक तापमान वाले शुष्क जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। इन क्षेत्रों में नगण्य वर्षा व अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। यह मृदा देश की कुल मृदाओं के लगभग 4.32% है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मरुस्थलीय मृदा के बारे में। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, रागी व तिलहन आदि की खेती भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भौगोलिक विस्तार के आधार पर भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 8 वर्गों में। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, तो आपके जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा यानी शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीटमय मृदा यानी पीटमय मिट्टी एवं वन मृदा यानी वन मिट्टी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं पूछेगा आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको जवाब देना है कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कौन सी है। तो ये है पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि जल संधियाँ दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलखंडों को अलग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाक जल संधि भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। जो पाक जल संधि है ये भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पाक जल संधि भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखते हैं मन्नार की खाड़ी। तो देखिए जो मन्नार की खाड़ी है यह दक्षिण पूर्व भारत और पश्चिमी श्रीलंका के हिंद महासागर का परिवेश मार्ग है। यह लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। कौन? मन्नार की खाड़ी। तथा इस पर 21 द्वीप स्थित हैं। समुद्रीय जैव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है पांडिचेरी की खाड़ी। तो देखिए जो पांडिचेरी की खाड़ी है ये बंगाल की खाड़ी का एक भाग है और पांडिचेरी या पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पुदुचेरी का तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पांडिचेरी या पुदुचेरी का तमिल भाषा में अर्थ क्या होता है, तो नया गांव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉस जल संधि। तो जो बॉस जल संधि है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब हम जानते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य यानी परीक्षा उपयोगी रिलेटेड पॉइंट्स। तो अब आइए जानते हैं। तो कह रहा है इसमें विश्व की प्रमुख जल संधियाँ कौन सी है। तो देखिए जो मलक्का जल संधि है ये जोड़ती है अंडमान सागर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सागर, ये अंडमान सागर को एवं दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, जो सुंडा जल संधि है ये जावा सागर एवं हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है युकाटन जल संधि। जो युकाटन जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको परीक्षा से पहले इस सेट को ख़त्म करा दिया जाए और जिस में हम टिक लगाए हैं, जैसे मलक्का में टिक लगाए हैं, मैगलन में, जिब्राल्टर में, तो ये समझिए कि आपका महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ये परीक्षा में आने का 80% संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम बाब अल मंडेब जल संधि। तो बाब अल जो मंडेब जल संधि है ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका कुक जल संधि। तो कुक जो जल संधि है दोस्तों ये दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है, जैसे में तस्मान सागर एवं दक्षिण महासागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोअर जल संधि। तो डोअर जो जल संधि है ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ता है। हारमुज जल संधि किसको जोड़ता है, तो फारस की खाड़ी एवं ओमान खाड़ी को आपस में। मैगलन जल संधि किसे जोड़ता है, तो मैगलन जल संधि जोड़ता है आपको प्रशांत एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। जो टॉरस जल संधि है, टॉरस जल संधि ये आराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेविस जल संधि। तो डेविस जो जल संधि है ये बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। बेरिंग जो जल संधि है ये बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को आपस में जोड़ती है। बॉस्पोरस जो जो जल संधि है बॉस्पोरस ये काला सागर एवं मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, हडसन जल संधि किसको जोड़ती है, तो हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को।
सुगारू जल संधि किससे जोड़ती है? तो सुगारू जोड़ती है जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए हैं? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ है वह हुआ है आपका 1952 में, ठीक है, 1952 ईस्वी में, भारत आज़ाद होने के बाद। तो देखिए, चलिए इसको हम पॉइंट्स को जानते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कह रहा है पहला पॉइंट्स कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। कुल 1874 उम्मीदवारों में से 533 स्वतंत्र उम्मीदवार यानी निर्दलीय थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आम चुनाव जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की 489 सीटों के लिए आयोजित किए गए। उस समय एकल सीट वाले 314, 2 सीट वाले 86 तथा 3 सीट वाला एक निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया और इसलिए अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा के 489 में से 364 सीटों पर जीत दर्ज की तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने 2248 सीटों पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे जीवी मालंकर थे तथा प्रथम उपाध्यक्ष AM आयंगर थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम आम चुनाव में भीमराव अंबेडकर बॉम्बे यानी नॉर्थ सेंट्रल आरक्षित सीट से चुनाव हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अब तक 17 लोकसभा चुनाव लड़े जा चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में अब तक कितने चुनाव लड़ा जा चुका है लोकसभा का, तो 17 लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है। अब जो होगा वह होगा 18वां लोकसभा का चुनाव जो कि 2024 में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है वह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी नागार्जुन सागर बांध से जो लाभान्वित राज्य है वह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत की अन्य जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका नाम यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे में दिया गया है परियोजनाओं का नाम और नदी लाभान्वित राज्य। तो देखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य है झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखते हैं भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित है और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्य जो है इससे लाभान्वित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है सरदार सरोवर जो है सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये आपके नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभान्वित करता है अपने जल द्वारा, ठीक है। एक है टिहरी बांध परियोजना और टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी और भुलंगना नदी के मतलब इसी से बना है और ये जो है उत्तराखंड को लाभान्वित करता है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना है टिहरी बांध परियोजना और ये उत्तराखंड राज्य को प्रभावित करता है, ठीक है, यहाँ मतलब लाभान्वित करता है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना और गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर है और उत्तर प्रदेश और बिहार इससे लाभान्वित है। नेक्स्ट है आपका तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और ये झारखंड को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट है आपका कालपोंग परियोजना और ये कालपोंग नदी पर स्थित है और इससे प्रभावित होने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना और ये घाट प्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाण सागर परियोजना और बाण सागर परियोजना आपके सोन नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं कृष्णा नदी। तो देखिए
जो कृष्णा नदी है इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वह है 1401 किलोमीटर। ठीक है, इतने अच्छे से आपको इस बुक का डिस्कशन आपको कोई नहीं करा सकता है, इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आपको 1 घंटा का समय लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि डिस्कशन में हम कितना समय दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी कह रहा है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रथम सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी। तो और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है आपके कृष्णा नदी, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से होता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न आएगा कि ये बताइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपके महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से होता है। ठीक है, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कृष्णा नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कृष्णा और गोदावरी नदियां आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जो कृष्णा और गोदावरी नदी है ये दोनों नदी मिलकर भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, और भारत का प्रथम जो सबसे बड़ा डेल्टा है तो वह है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महानदी, और जो महानदी है इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। महानदी जो है ना इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। अब आइए जानते हैं महानदी के बारे में। महानदी यानी इसका उद्गम स्थल, यानी महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिंहावा पहाड़ी के पास से होता है तथा यह उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपके इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो है महानदी की वह है शिवनाथ, ईब, मांड, जोंक, ओंग और तेल। ये जो है इनकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। नेक्स्ट जो नदी का नाम दिया गया है कावेरी। तो देखिए दोस्तों, जो कावेरी नदी है इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल है, मतलब इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोडागु, ठीक है, या कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो आपसे पूछेगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कुर्ग जिले में, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कावेरी नदी के बारे में कि इसकी सहायक नदियाँ है हेमावती, लोकापावनी, हेरांगी, सिमसा, अर्कावती, भवानी, सुवर्णवती, काबिनी और अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोदावरी। तो गोदावरी नदी का लंबाई कितना है, तो गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और आपको बता दें कि भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे में तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करेगा, उसमें अगर प्रायद्वीपीय शब्द जोड़ देगा तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी नदी। और इसका अपवाह तंत्र है, इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा, तो आपसे ये भी पूछेगा कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके सहायक नदियों के बारे में। तो इसके सहायक नदी है, यानी गोदावरी नदी की सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी आदि। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना को भारत के पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि बताइए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस व्यक्ति ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। जो दामोदर घाटी परियोजना है ये अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। ठीक है, यह उसी को देखकर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और ये इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और आपको बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा और गुरुत्वीय बांध जो है ये है आपका भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 21 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन को चिन्हित करें। और कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। तो ये जो मतलब आपका कथन है ये गलत है, यानी मतलब इस बात से नहीं मैच कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का आयु 30 वर्ष की हो तो उसको मतलब विधानसभा के सदस्य की सदस्यता से भंग की जा सकती है। ये बात गलत है और हम बताना था कि कथन कौन गलत है, तो यही गलत है, अर्थात आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। तो देखिए कह रहा है पहला पॉइंट्स कि विधानसभा के सदस्य हेतु अहर्ताएँ यानी योग्यता, ये दिया गया है अनुच्छेद 173 में। तो विधानसभा का सदस्य बनने हेतु जो योग्यता का वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 173 में वर्णन किया गया है। तो क्या क्या योग्यता है, तो देखिए विधानसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता होना चाहिए कि पहले तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद आपका उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कोई सरकारी नौकरी, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको सरकारी नौकरी छोड़ना पड़ेगा या सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन प्रथम या निम्न सदन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि अनुच्छेद 170 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद 170 है उसके अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या मतलब अधिकतम 500 हो सकता है, मतलब उसमें अधिकतम 500 सदस्य चुने जा सकते हैं विधानसभा में, और कम से कम यानी न्यूनतम 60 सदस्य रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि जिसमें 403 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है, तथा सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य जो है वह है सिक्किम, उसमें 32 सीट है, ठीक है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। आप कहे होंगे कि भाई आप तो तुरंत बताए हैं कि कम से कम न्यूनतम आपका होना चाहिए 60 और सिक्किम में है 32, तो भाई ये अपवाद स्वरूप आता है, ठीक है। ये इसमें आपका पूछता है कि बताइए कि सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा मतलब 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति हैं वह है आपके एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर जो तिलक हैं जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, उन्होंने और एनी बेसेंट ने मिलकर इस होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है दोस्तों। अब आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। पहला नंबर पॉइंट्स कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल तो अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित होकर किया गया। इसका बीजारोपण 1893 ईस्वी में आई आयरलैंड की थियोसोफिक महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। यानी जो आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, आपसे पूछता है कि एनी बेसेंट कहाँ का निवासी थी, तो ये आयरलैंड की थी और आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला थी, और इन्होंने 1893 ईस्वी में भारत में मतलब इसका होम रूल लीग आंदोलन का मतलब 1893 ईस्वी में ये भारत में आई थी, और ये जो होम रूल लीग आंदोलन है इससे प्रभावित होकर ये भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चालू किया, ठीक है। अब आइए जानते हैं भारत में होम रूल लीग आंदोलन को दो भागों में तिलक के नेतृत्व में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में किया गया। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में अपने होम रूल लीग की स्थापना की तथा पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। जैसे मैं कह रहा है पॉइंट्स को समझिएगा अच्छे से कि जो अप्रैल 1916 था, तो अप्रैल 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में अपने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की, ठीक है। और पूना जो था, पूना शहर, पूना सिटी, उनकी लीग यानी होम रूल लीग का मुख्यालय था, ठीक है। आप समझ सकते हैं तिलक द्वारा पूना से ही इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। उनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे सिटी को छोड़कर, महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। इस आंदोलन के दौरान जो तिलक हैं उन्होंने
नारा दिया है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा बहुत ही प्रचलित है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। अभी तक यूपीएससी से लेकर मतलब निम्न परीक्षा जैसे बिहार पुलिस तक के परीक्षा तो पूछ दिया है और रेलवे भी पूछा है, एसएससी भी पूछा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया है? और जो यूपीएससी लेवल का परीक्षा होता है उसमें ये पूछता है कि ये बताइए कि ये नारा कब दिया गया था। तो ये नारा दिया गया था 1916 में होम रूलिंग आंदोलन के वक्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपके एनी बेसेंट थी उनके नेतृत्व के बारे में, जो होम रूलिंग आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी एनी बेसेंट, तो वो कैसे कर रही थी आइए जानते हैं। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार यानी आज के मद्रास में ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया। बेसेंट के लीग में अरुंडेल के अलावा B.M. विडिया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह रहा है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार में ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना की घोषणा की। ठीक है। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया और बेसेंट को यानी एनी बेसेंट के लीग में अरुंडेल के अलावा B.M. विडिया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं? तो वह है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जो एनी बेसेंट थी ये 1917 में अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो आपका क्वेश्चन आता है कि बताइए कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसने किया है? तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तिलक के द्वारा मराठा यानी अंग्रेजी भाषा में, केसरी यानी मराठी भाषा में प्रकाशन किया गया। यानी जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका जारी किया गया। और आपको बता दें कि जो मराठा पत्रिका था वो अंग्रेजी भाषा में जारी किया गया था और जो केसरी पत्रिका था ये आपके मराठी भाषा में प्रकाशन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अब आइए इसके पॉइंट को जानते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स में पहला पॉइंट दिया है कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वह थी जनतंत्रात्मक। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो वह था आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं कौन कौन सी हैं? वह है आपके बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नाव के चित्र, सूती कपड़ा, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, राजमुद्रांक, हाथी का कपाल खंड। ठीक है। तो आपसे इतना नहीं पूछता है, इसमें से एक कोई वर्ड दे देगा। जैसे पूछेगा कि बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है तो आपको मोहनजोदड़ो बताना पड़ेगा। ठीक है। ये पूछ सकता है कि ये बताइए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। ऐसे पूछता है, यानी एक वर्ड को उठा लेगा और पूछेगा कि बताइए ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा नामक जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हड़प्पा नामक स्थल है जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। जो दयाराम साहनी थे उन्हीं के द्वारा किया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा की खोज। और यह वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में जो है, पंजाब में भी एक पाकिस्तान है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो पंजाब राज्य है वह एक पाकिस्तान में भी है। ये नहीं कि सिर्फ भारत में ही पंजाब है, पंजाब एक पाकिस्तान में भी है। और वहीं पर
पंजाब ही प्रांत में ही हड़प्पा नामक स्थल है और ये जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर है और मोंटगोमरी जिला है। पंजाब में एक मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान में, वहीं पर ये हड़प्पा नामक स्थल स्थित है। ठीक है, कह रहा है पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि हड़प्पा से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं कौन कौन सी है, तो वह है आपके R37 कब्रिस्तान, सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र, सीपी का पैमाना, ठीक है, इत्यादि जो है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच मध्य एशिया क्षेत्र, इराक, ईरान, सीरिया आदि क्षेत्र में विस्तृत थी। ठीक है, यह सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिस्र की सभ्यता। तो जो मिस्र की सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे विकसित हुई है। जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के किनारे विकसित हुई है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी जो मतलब जो मिस्र सभ्यता है वह कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, और ये अपने पिरामिडों के लिए विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का कालखंड 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच तथा C14 पद्धति के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच का है इसका कालखंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह भारतीय यानी हड़प्पा जो सभ्यता है यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो आपसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, तो आपको बताना होगा हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर या शहर की संज्ञा दिया गया है हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट पॉइंट है इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है जिसे अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और ये राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, तो आपके हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है लेकिन वो पाकिस्तान में है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो आपको मोहनजोदड़ो ही बताना है, मगर उसमें अगर भारत लगा देगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस सभ्यता का स्वरूप त्रिभुजाकार, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वह लगभग त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं, तो उसे हम शीत युद्ध कहेंगे। देखिए मतलब युद्ध नहीं हो रहा है बट युद्ध का माहौल बना रहता है तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके पॉइंट्स को। तो कह रहा है कि पिछले शताब्दी के मध्य से लेकर उत्तरार्ध में अमेरिका और रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के बीच उत्पन्न स्थिति को भी शीत युद्ध के नाम से जाना जा सकता है। यानी जो अमेरिका और रूस हैं वो दोनों देश, उनके बीच जो मतलब ये टेंशन चल रहा है तो उसको बीच जो उत्पन्न स्थिति को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। यानी मतलब मने झगड़ा, ठीक है, मने झगड़ा हो गया ये, तो इसको हम शीत युद्ध के मतलब ये डायरेक्ट मतलब युद्ध नहीं हो रहा है कि उसका भी सैनिक लड़ रहा है इसका भी सैनिक लड़ रहा है, ये डायरेक्ट युद्ध नहीं हो रहा है बट एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति विरोध है, एक दूसरे के प्रति नफरत है। ठीक है, तो इसे हम शीत युद्ध के अंतर्गत रखते हैं। अब है वाक्य युद्ध। तो वाक्य युद्ध से तात्पर्य है कि दो शक्तियों या दो व्यक्तियों के बीच एक दूसरे पर अपने शब्दों के माध्यम से हमला करना। यानी आप देखते होंगे कि जब मतलब जो नेताओं का रैली होता होगा तो उसमें एक नेता दूसरे नेता पर तीर साधता है, निशाना साधता है, या एक देश दूसरे देश पर निशाना साधता है। तो बातों से हमला करना माने बात से, जैसे बिहार में कहा जाता है बोल मारना, तो बोल मारना जो होता है वो वाक्य युद्ध से मतलब अंतर्गत आता है। ठीक है,
माने बातों के माध्यम से किसी दूसरे को ठेस पहुंचाना या हमला करना वाक युद्ध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है गर्म युद्ध। तो देखिए गर्म युद्ध से तात्पर्य है दो शक्तियों के राष्ट्रों के बीच खुला सैन्य संघर्ष होना। यानी जैसे आपका 1965 में हुआ था लड़ाई, 1971 में लड़ाई हुआ था, 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, ये गर्म युद्ध हो गया। जैसे में दो सेना जो है दो देश का, यानी जैसे भारत था पाकिस्तान था 1999 में कारगिल में, तो दोनों सेनाओं आपस में लड़ रहे थे खुलेआम, तो उसको हम गर्म युद्ध के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका छद्म युद्ध। तो छद्म युद्ध जो है, छद्म युद्ध, ये इस युद्ध से तात्पर्य है कि दो राष्ट्र या दो पक्षों के एक दूसरे से सीधे युद्ध नहीं करते हैं, तीसरी शक्ति का सहारा लेते हैं और उनके प्रयोग से दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो देखिए आप अक्सर गांव में देखते होंगे दोस्तों, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, अक्सर आप गांव में देखते होंगे कि जो बड़ा आदमी है वह छोटे आदमी को परेशान करने के लिए डायरेक्ट नहीं भिड़ेगा, वह किसी मतलब तीसरे मजनू को पकड़ेगा जो मतलब उसके बातों में पिघल जाए और उसके द्वारा अपने काम को करवाएगा, उसके द्वारा अपने काम को अंजाम देगा। और जो मतलब जो बड़ा वाला आदमी है उसको बोलेगा कि तुम इसको ऐसे कर दो, तुम इसको ऐसे कर दो। ठीक है, मतलब खुद नहीं करेगा, खुद बदनाम नहीं होगा, लेकिन तीसरे से उसका हानि पहुँचवाते रहेगा। जाओ मान लीजिए जैसे में तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति से कहेगा, बड़ा वाला जो व्यक्ति है अमीर जो है वो कहेगा जा उसका भैंस खोल दो, जा उसका गाड़ी चुरा लो, मतलब उसको हानि पहुंचाने का कार्य करेगा जिसे दुश्मनी है, खुद नहीं करेगा तीसरे से करवाएगा। तो इसको हम छद्म युद्ध कहते हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। ठीक है। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो, वैसे 12 व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो भारत में राज्यसभा यानी उच्च सदन सदस्यों की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना की चर्चा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। मतलब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 यानी अधिक से अधिक उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 245 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम बताए हैं आपको कि राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 83 के 1 में। अनुच्छेद 83 के 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 83 के 1 में ये बात कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ये बात कहा गया है अनुच्छेद 89 में 89 में। ठीक है। तो आपका 25 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। जितना भी इसमें देख सकते हैं कि कितना लंबा समय लगा 25 क्वेश्चन पूरा करने में। अगर आप हमारे वीडियो को फुल देखते होंगे तो आप अंत तक देख होंगे कितना हम अच्छे से समझाएं और कितना अच्छे से इसका डिस्कशन करवाएं। और आपको बता दें कि सेट नंबर 3 रहने वाला है, और सेट नंबर 3 का पासवर्ड हम बताएंगे। इसका PDF हम देते हैं, उसमें पासवर्ड लगाते हैं। इसका हम PDF देंगे लेकिन उसमें हम पासवर्ड लगाते हैं ताकि आप वीडियो को आकर देखिए, जो हम डिस्कशन करवा रहे हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक है। आपका काम क्या है, आप PDF ले लेंगे, मोबाइल में पड़ा रहेगा, आप देखेंगे नहीं, और क्लास रहेगा तो क्लास में हम लाइन बाय लाइन हर लाइन को टिक कर करके समझा रहे हैं। ठीक है, अपने अनुभव के अनुसार। तो आप उसको समझेंगे ना, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि जिस भाई के पास
जो हमारा वीडियो जो है नहीं पहुंच पा रहा है, और जिस भाई के पास ये बुक नहीं पहुंच पाया है ज्ञान बिंदु वाला, उस भाई के पास मेरा वीडियो पहुंचे और वह भाई अपना बिहार पुलिस का रिजल्ट ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर। ठीक है।